नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय, क्या अब देश आरएसएस चलाएगा, दूसरा कौन कौन दोषी संसद पर आक्रमण के, और तीसरा भारत को क्यों आना पड़ा इजराइल के विरोध में। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आप मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी होती है। मैं वर्धा गया था, सेवाग्राम में था और वापस आया हूँ। तो जैसे मतलब गांधी के मंदिर से आया हूँ तो थोड़ा चार्ज होके आया हूँ। अब सबसे पहली बात, क्या अब देश आरएसएस चलाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 3 राज्यों में जहाँ बीजेपी जीती वहाँ 3 नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ। जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो ये कहती है कि विधायक विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए जो सांसद हैं ये लोग अपने नेता का चुनाव करेंगे, जो लार्जेस्ट पार्टी। ये हमारी व्यवस्था है। तो 3 राज्यों में 3 नए मुख्यमंत्रियों का नाम आया, मतलब 3 नए मुख्यमंत्री स्थापित हो रहे हैं। विष्णुदेव राय साहब, मोहन यादव साहब और भजन लाल शर्मा जी। इन तीनों लोगों का एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, ये तीनों लोग प्राइमरली हार्डकोर आरएसएस के वर्कर हैं। आरएसएस से ये आए हैं और वहीं की ट्रेनिंग से। इन तीनों लोगों में जैसे भजन लाल शर्मा जी हो तो पहली बार विधायक का इलेक्शन लड़े, तो कोई ये नहीं कि बहुत लंबा पॉलिटिकल उनका पुराना हो। ऐसा माना जाता था पहले कि पॉलिटिकल एक्यूमेंटशिप और ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये भी तय है कि आप वैसे कुछ भी कहते रहिए, लेकिन पहली बार के जो विधायक बने हैं उनको विधायक दल का नेता चुनने में वो अपने दम पे तो नहीं जीत सकते हैं जब तक पार्टी के हाईकमान या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने कहा इसको चुनो। और ये हर पार्टी में हो रहा है, ये कोई बीजेपी नहीं, हर पार्टी में है कि ये चुनाव हाईकमान से होता है। हालांकि सब लोग इसको कहते हैं वो विधायक दल उसको चुन रहा है, ये खुश इस बात के हो लेते हैं। या टेक्निकली जो, क्योंकि संविधान ये मानता है कि आप जब वहाँ जाके चिट्ठी दें गवर्नर को तो उनसे कहें कि भाई हमारे विधायक दल के नेता ये चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं कि ये नॉमिनेट हुए हैं, यहीं से ये भी बहुत स्पष्ट कर देगा कि हम किस तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे लोगों की एक ही चीज़ कॉमन है इन तीनों मुख्यमंत्रियों की, कि कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत अगर किसी को सरकार का एक्सपीरियंस चलाने का, लेकिन कोई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए नहीं जाना जाता है। संगठन में भी कोई ऐसा अद्भुत काम नहीं किया है कि भाई भजन लाल शर्मा जी का है कि वो सारे जो जयपुर में कार्यक्रम होते थे उसको स्टेज में आके उसकी एंकरिंग करते थे। तो उनका मतलब इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कह लिया, संगठन का एक्सपीरियंस इसी तरह का है। अब इन लोगों को क्यों लाया गया है, उससे पहले मैं ये जरा आपको बता दूं कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग वहां क्यों लाए गए हैं। एक उदाहरण मैं दे दे रहा हूं। अब यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वीसी का चुनाव जो अभी की हमारी व्यवस्था चल रही है देश में, वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो राज्यपाल जब केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो जो राज्यपाल अब आ रहे हैं, अंतिम निर्णय उनका किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बनाने का होता है। अब धीरे धीरे पिछले 2014 के बाद देखा गया है कि जहाँ जहाँ नए अब वीसी का चुनाव होना है, वो धीरे धीरे बहुत से ऐसे ज़्यादातर जगह मैं कह रहा हूँ आरएसएस के ही लोग वहाँ आ रहे हैं, जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं, जो खुलेआम वहाँ मिलते जुलते हैं उनसे। ऐसे ही लोगों का चुनाव वाइस चांसलर पद के लिए हो रहा है। अब उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि उनके लिए जो आरएसएस में वो सीखे हैं वो, और जो नौकरी के उनकी डिमांड्स हैं, उससे ज़्यादा उनका प्रतिबद्धता आरएसएस के उन जो भी रूल्स हैं, जो भी उसके लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके प्रति ज़्यादा वफादारी रहेगी बनिस्बत ये विश्वविद्यालय के।
क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, अब ये भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी कंट्रोल हो रहा है कि इतिहास क्या होगा, साहित्य क्या होगा, कौन से इतिहास से क्या निकाल दो, कौन से इतिहास में क्या ले आओ। ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय में बैठा हुआ अगर आपका व्यक्ति खास करके वाइस चांसलर के पद पे, तो बहुत आसानी से कर सकता है। उसी तरह से जो आरएसएस का एजेंडा है, उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरएसएस के ही लोग चाहिए। क्योंकि अगर आप एक वानगी देख लीजिए, मोहन यादव जी शपथ लेते हैं और शपथ लेने के ही दिन या नेक्स्ट डे वो घोषणा कर देते हैं कि भाई अब बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जो मीट की दुकानें हैं वो और लाउड स्पीकर का जो ये प्रयोग है अजान अजान के लिए, इस पे तुरंत रोक लगेगी। एक भाई साहब वहाँ एक सज्जन जीतते हैं चुनाव जयपुर से, एक बाबा जी, वो अभी चुनाव जीत के अभी शपथ भी नहीं ली है, टेक्निकली अभी एमएलए नहीं हुए हैं, तब तक वो अपना खुले ऑन कैमरा बोलने लगते हैं कि ये जितने मीट मछली की दुकानें हैं सब बंद किए जाएं, और तुरंत कहाँ लाइसेंस है वो लाइसेंस बांटने लगते हैं। हालांकि बाद में वो उस पर खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन मानसिकता वो है। एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी भाजपा खड़ी कहाँ पे है। भाजपा का भाई दो तरह के लोग हैं जो आरएसएस, ज़्यादातर लोग इस समय जो बड़े पदों पे हैं भाजपा में वो आरएसएस से आए हुए हैं। भाजपा का कुल 12 राज्यों में सरकार है। उन 12 राज्यों में जो सरकार है उसमें से 4 जगह ऐसे लोग हैं जो पूर्व में कांग्रेस से आए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और त्रिपुरा में मानिक साहा, ये सब पुराने कांग्रेसी हैं। तो बाई ट्रेनिंग या वो ये कांग्रेस वाले हैं। लेकिन इन लोगों को अपने को ये प्रूव करने के लिए कि ये ज़्यादा भाजपाई हैं या ये ज़्यादा आरएसएस के रंग में रंगे हैं, इनको आरएसएस के नॉर्मल कार्डर से भी 2 हाथ बढ़ के ये काम करते हैं। उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा एक उसका बड़ा उदाहरण है। अब बाकी जो 8 राज्य हैं उसमें आप अगर देखिए तो सीधे सीधे आपको दिखेगा कि कौन कौन आरएसएस का है। विष्णुदेव साई साहब जो छत्तीसगढ़ हैं, शुद्ध आरएसएस। गुजरात के भूपेंद्र पटेल साहब, शुद्ध आरएसएस। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, शुद्ध आरएसएस। एमपी के मोहन यादव मैंने बता ही दिया है। राजस्थान से भजन लाल शर्मा मैंने बता ही दिया है, शुद्ध आरएसएस। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जो इलेक्शन भी हार गए थे, उनको फिर लाया गया है, शुद्ध आरएसएस। 2 लोगों के बारे में, जैसे भाई जो जितना मुझे पता है, प्रमोद सावंत जो गोवा में है, वो आरएसएस के नहीं, वो विद्यार्थी परिषद के रूट से आए या बीजेपी के डायरेक्ट रूट से आए। वो आरएसएस का शायद उनका बैकग्राउंड, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का आरएसएस बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन आरएसएस से भी पुरानी जो हिंदुओं की संस्था थी, हिंदू महासभा, वो उनके मतलब उससे बहुत अभिन्न संबंध रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह की आरएसएस की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का एक जो मूल में है वो एंटी मुस्लिम है, और वो परिलक्षित भी होता है। वो जब आप आरएसएस के या बीजेपी के आम उसको देखिए, ऊपर साफ साफ दिखता है। जिस तरह से दानिश अली को खड़े होकर के रमेश बिधुड़ी उनके धर्म के नाम पे उनको गाली दे रहे थे, वो कोई वो ये नहीं था कि ऐसा है, वो परिलक्षित होता है, वो साफ साफ दिखता है। तो अब आरएसएस के दिन है, अब आरएसएसी की बात होगी। दूसरा, कौन कौन दोषी संसद पर आक्रमण का। कल अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के ऊपर जैसे कहा कि आक्रमण क्या था, वो 2 लड़के थे, वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जैसा वो कहते हैं, उनके ऊपर इस गुस्से में आके वो पार्लियामेंट से कि जो दर्शक दीर्घा है वहाँ से वो कूदे, और कूद के उन्होंने डिब्बे में जो जिससे धुआं निकलता है पीले रंग का, वो उन्होंने 2 जो कैन थे वो उन्होंने वहाँ चालू कर दिए, धुआं निकलने लगा। अब ये लोग कौन थे? ये लोग भाई इसमें मुख्य रूप से 6 लोगों का नाम आया है। सागर शर्मा जी हमारे लखनऊ के 25 वर्षीय, मनोरंजन डी मैसूर से 33 वर्षीय, नीलम आज़ाद 37 वर्षीय जींद हरियाणा की, और अमोल शिंदे 25 वर्षीय लातूर महाराष्ट्र से। वाइडली स्प्रेड है पूरे देश से। और
इन सबको इकट्ठा करने वाले और इन सबसे संपर्क करने वाले, क्योंकि इन लोगों ने मॉनसून सेशन में रैकी भी किया था बारह, उनका नाम ललित झा साहब है। और ललित झा साहब इन चारों लोगों को जब ये आए फिर से इस पार्लियामेंट में इस काम को अंजाम देने के लिए, तो इनको ले जाके जो विशाल शर्मा है गुड़गांव में रहते हैं, उनके घर पे रुकवाया था। पूछताछ जारी है, 4 लोग ऑलरेडी इसमें से गिरफ्तार हैं। उसमें से संजीव शर्मा और मनोरंजन डी कूदे थे। नीलम आज़ाद और जो अमोल शिंदे हैं, ये लोग बाहर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर इन्होंने वहाँ पे भी इस तरह के जो धुआं वाला बम, मतलब जो पटाखा बम जो भी कहिए वो चलाया था और इन्होंने नारे लगाए थे। अब मूल रूप से जब ये बात हुई है तो ये सब लोग बेरोजगार थे और उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर था नौकरी का, और अभी तक जितनी बात आ रही है उसके अनुसार ये बेरोजगारी से त्रस्त होकर उन्होंने ये एक्सट्रीम एक्शन लिया है। अच्छा, जिस समय ये लिया गया उस समय ओम बिरला जी भी नहीं थे और मोदी जी भी नहीं थे। मोदी जी और ओम तो जनरली नहीं रहते, ओम बिरला जी भी 0 आवर के बाद जनरली नहीं रहते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी वहाँ प्रिसाइड कर रहे थे। हालांकि कल 13 दिसंबर का दिन जब इन्होंने चुना तो शायद उसको सुन के चुना कि जो भी हुआ, 13 दिसंबर 2001 में ही पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण हुआ था, अगर आपको याद हो तो। अब 1-2 चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। ये जो 6 लोग हैं करने वाले, ये सब हिंदू हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये मुस्लिम होते तो अब तक देश में क्या हो रहा होता, और बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी का पूरा जो कुनबा है वो किस तरह से टूट पड़ा होता। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, इन लोगों को जिनको पकड़ा गया है इनके ऊपर UAPA लगाया गया है, मतलब देशद्रोह का मुकदमा अब चलेगा। ठीक है भाई, लेकिन इनको पास इशू करने वाले प्रताप सिन्हा जी बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के ऊपर 4 लोगों, मतलब जो ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर UAPA लग गया है, देशद्रोह वाला कानून। पास इशू करने का जो गाइडलाइन है या जो पास कैसे और कहाँ इशू किया जाता है, एक अच्छी स्टोरी आज इंडियन एक्सप्रेस में मनोज CJ साहब ने की है। उस पर यह है कि जो पास जो जिन मंत्री जी के नाम पे इशू होता है, द MP मस्ट सर्टिफाई दैट द विजिटर इज माई रिलेटिव या और पर्सनल फ्रेंड और नोन टू मी पर्सनली एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम और हर। जो MP साहब या संसद सदस्य पास इशू करते हैं जिनके नाम पे होता है, उनका पूरी तरह से उस व्यक्ति को जानने वाले होने चाहिए, उनके परिवार का या उनका फ्रेंड होने चाहिए, और उसके किसी भी कृत्य की जिम्मेदारी वो उनकी है। अब ये बताइए कि अगर इनके ऊपर UAPA लगा है तो इस अंजाम को, इस कृत्य को अंजाम देने में जिनका सबसे पहला नाम आना चाहिए वो तो MP साहब होने चाहिए भाई। अगर वो इनके नोन हैं या रिलेटिव हैं या वो हैं, और कानूनन अगर ये कहता है कि इनके किसी भी कृत्य के लिए वो जिम्मेदार हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं UAPA लगेगा? ये सोचिए कि अगर ये MP हिंदू नहीं होता, अगर ये MP भाजपा का नहीं होता, तो क्या वो बच जाता? क्या उसके ऊपर UAPA नहीं लगता? खुद प्रश्न करिए और इसका जवाब दीजिएगा। और क्योंकि मतलब एक और प्रश्न है, महुआ मोइत्रा पे को इसलिए निकाला जाता है क्योंकि एथिक्स कमेटी ये कहती है कि उनका अपना लॉगिन पासवर्ड देने से देश की सुरक्षा को खतरा हुआ था, और वो देश मतलब ये टोटल केस यही है। यहां पे UAPA उन लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है जो खुद और आपकी नजर में देश को खतरा था, देशद्रोह का काम किया था। लेकिन जो पहली चीज है, जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए जिनके पत्र का और जिनके सिग्नेचर का और जिनके मतलब लोकसभा के दायित्व का जो इस्तेमाल किया गया, वो क्यों नहीं जिम्मेदार है? प्रश्न पूछिएगा अपने से। अब तीसरी बात, भारत को क्यों आना पड़ा इजराइल के विरोध में? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नए तरह का वो होगा, और जिसके बारे में पेपर में बार बार लिखा जा रहा है कि इजराइल एंड US वर टेकन अबैक। व्हाई दे वर टेकन अबैक? कल
मंगलवार को यूएन असेंबली में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उस एक इमरजेंसी का स्पेशल सेशन बोलते हैं वो हुआ और वहाँ पे भारत ने की जो एम्बेसडर हैं यूएन में रुचिरा कंबोज जी ने, उन्होंने एक यूएन का जो रेजोल्यूशन था कि तुरंत लड़ाई बंद हो, उसके पक्ष में वोट दिया। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो ये कह रहा है कि इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए। लोग जिस तरह से मारे जा रहे हैं वो होना चाहिए। अभी आज की तारीख में कौन वहाँ मार रहा है और कौन मारे जा रहे हैं, क्या ये बताने की ज़रूरत है? तो इस ड्राफ्ट के पक्ष में हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर में जब ये मामला हुआ था उस समय भारत ने एब्स्टेन किया था। इस बार भारत ने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट डाला है और जो टोटल वोट हुए थे उसमें से 153 इस रेजोल्यूशन के पक्ष में, 10 इसके विरोध में और 23 ने एब्सेंट किया। ये भी समझना ज़रूरी है कि किसने मतलब इसके विरोध में पक्ष वो वोट डाले और किसने एब्सेंट किया। एब्सेंट करने वालों में 23 जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट हैं हमारे और आपके हिसाब से, उसमें जर्मनी, इटली, यूके, यूक्रेन और नीदरलैंड ने एब्सेंट किया। वो लोगों ने ना मतलब एक यूएन में बहुत इस्टेब्लिश हुआ है कि एब्सेंट करते हैं। जिन लोगों ने इसके विरोध में डाला उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो यूएस, इजराइल, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और ग्वाटेमाला। लेकिन यूएस, इजराइल उसमें है और इसीलिए यूएस और इजराइल का जो आज पेपर में आ रहा है कि दे वर टेकन अबैक, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उनके विरुद्ध इस तरह से वोट डालेगा। ये जो रेजोल्यूशन था उसको इजिप्ट ने मूव किया था और वो पास हुआ, लेकिन इसमें 2 अमेंडमेंट करने की कोशिश ऑस्ट्रिया ने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि इसमें अमेंडमेंट हो इसमें, और एक यूएस ने किया। इंडिया ने जिसने उस ओरिजिनल रेजोल्यूशन का पक्ष किया था, इसमें भी यूएस और ऑस्ट्रिया के पक्ष वाले रेजोल्यूशन में पक्ष में वोट डाले। और इसमें क्या था, इसमें ऑस्ट्रिया ने जो अमेंडमेंट मतलब जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बात की थी उसके पक्ष में 89, विरोध में 61, एब्स्टेन 20। और यूएस वाले में पक्ष में जो उन्होंने कहा था कि इसमें ये अमेंडमेंट हो जाना चाहिए इस रेजोल्यूशन में, उसमें पक्ष में 84, विपक्ष में 62, एब्स्टेन 25। यहाँ पे ये इसलिए नहीं पास हुआ क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा कुछ चेंज करने की, वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन भारत को और इजराइल बड़ा हाथप्रभ था। मुझे लगता है अक्टूबर और अभी में कोई चेंज तो नहीं हुआ। इजराइल उस समय जिस तरह से मार रहे थे आज भी इजराइल उसी तरह से मार रहे हैं। कौन मार रहा है कौन मर रहा है ये सामने है। लेकिन जो मुझे लगता है कि इस 2 महीने में भारत का जो व्यापार है, और जब मैं व्यापार कह रहा हूं तो केवल सामान भेजना और लाना नहीं, भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस आता है, एनआरआईज हैं, ये सारा चीज़ टोटलिटी में, उसमें आप इन मुस्लिम कंट्रीज़ को जो पूरे ठीक से इस लड़ाई में इजराइल के अगेंस्ट खड़े हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें टोटल एशियन कंट्रीज ने इसके पक्ष में डाला है। वो जो यूरोप में हुआ है वो उन लोग वहाँ से बैठ के कह रहे हैं कि हाँ लड़े रहो मारते रहो, ये सब हरकतें कर रहे हैं। एशिया की सारी कंट्रीज एक मत से कह रहे हैं कि नहीं, इसका तुरंत सीज फायर होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि वहाँ लोग मारे जा रहे हैं भाई। तो मेरे ख्याल में का दिल कहीं भी लगे, आपको दिल से हो कि नहीं ये हो, लेकिन जब आप दुनिया के थिएटर पे, दुनिया के उस पे में काम कर रहे होते हैं तो आपको राजधर्म और लोक लाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। और शायद इसीलिए आपको यूएन के इस रेजोल्यूशन में जो ह्यूमैनिटेरियन रेजोल्यूशन बोला जा रहा है तुरंत सीज फायर के लिए, उसके पक्ष में वोट डालना पड़ा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।